यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है इलस्ट्रेशन 9 में, मिस्टर दत्ता रिसीव्ड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन ऑफ 7 लाख रुपीज आफ्टर 30 years एंड 4 months ऑफ सर्विस। बोल रहा है दत्ता को वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन मिल रहा है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता है अपने मर्जी से रिटायरमेंट ले लेना। जैसे कि अगर सोचो किसी ऑफिस में 50 एम्प्लॉइज हैं और उन्हें 2 एम्प्लॉइज ज्यादा लग रहा है, उन्हें 2 एम्प्लॉय का जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, दो को मतलब जनरली अनाउंसमेंट करते हैं कि कौन 2 लोग रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो अगर किसी का ऑलरेडी 55 या 54 ईयर्स हो रहा है, तो वो सोचता है वैसे भी तो 60 ईयर्स तक मेरा रिटायरमेंट हो ही जाएगा, हम वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, अभी ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इस वॉलेंटरी अपने मर्जी से रिटायरमेंट ले लेने से एक लमसम अमाउंट मिलता है कंपनी की तरफ से। तो वो इसको मिला है 7 लाख रुपया। ये 30 साल 4 महीना काम किया था, उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लिया। तो डेफिनेटली ये इसका इनकम है, इनकम के ऊपर टैक्स होगा। ही स्टिल हैज 6 years ऑफ सर्विस लेफ्ट। इसका अभी भी 6 साल काम करने का बचा था, पर ये उसके पहले ले लिया रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट ही वॉज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ। जिस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ, उस मंथ उसका बेसिक सैलरी था 20,000, डीए मिलता था 5,000 पर मंथ। फॉर्मिंग पार्ट है, compute his taxable voluntary retirement compensation assuming that he does not claim any relief under section 89। ये किसी काम का बात नहीं है फिलहाल। तो हम लोग का रिटायरमेंट वॉलेंटरी रिटायरमेंट वाले पेज में जाना है। हम्म। तो इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है, पहली बात तो इसका सेक्शन है 10 सब सेक्शन 10C। इसमें चारों में जो सबसे छोटा होगा उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तीसरा है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। और फोर्थ है मैक्सिमम लिमिट है इसमें 3 लाख। तो ये सारा चीज हम लोग को लिखना है। तो स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन 9, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल। वीआरएस मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो वहां इसको कितना मिल गया था, 7 लाख रुपया।
अब यहाँ पे जो हम लोग को निकालने बोल रहा है लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहाँ पर सैलरी का डेफिनेशन क्या था, ये भी हम लोग बहुत क्लियर थे। यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन वही एचआरए वाला है, देख लो। बेसिक सैलरी प्लस टीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिक सैलरी कितना था, 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ मतलब 2,40,000। डीए यहाँ पर हम लोग को बहुत क्लियरली बोल रहा है, डीए यहाँ, अच्छा लास्ट ड्रॉन सैलरी पर हम लोग को एक महीने का निकालना है, तो हम लोग सिर्फ 20,000 ही लेंगे। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब जिस दिन जिस मंथ में रिटायर किया उस मंथ में उसका सैलरी कितना था, तो सिर्फ यही। और डीए के लिए क्लियर लिख दिया था, फॉर्मिंग पार्ट था तो डीए भी ले लेंगे 5,000। और कमीशन इसमें दिया हुआ ही नहीं था, इसलिए कमीशन हम लोग नहीं दिए। तो बेसिकली यहाँ पे दिया था लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो कि हम लोग ले लिए 25,000 इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ये कितना साल कंपनी में खत्म कर दिया था, 30 ईयर्स। मैम वो 4 महीने अब जो है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखा है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट में लिखा है लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। तो इसके लिए क्लियरली बोला था 6 साल अभी भी बचा है। एक साल में 12 महीना होता है, तो 6 साल में 72 मंथ्स होता है। तो 72 मंथ्स बचा है, मंथ बोला है, तो सिंपली इसको इंटू करो। तो वीआरएस का मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। सबको कैलकुलेट किए तो सबसे छोटा फिगर है हम लोग का 5 लाख, इसलिए हम लोग 5 लाख ही ले लिए। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 3 लाख से इसको चेंज करके 5 लाख कर दो। ये मैक्सिमम लिमिट 3 लाख लिखा हुआ है, गलती से इसको 5 लाख लिख दो। तो वीआरएस का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5 लाख। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 5 लाख, इसलिए 5 लाख एग्जेम्पशन में लिया, 2 लाख टैक्सेबल होगी। 10 में हम लोग को बोल रहा है मिस्टर डी वेंट ऑन अ हॉलीडे ऑन 25th December 2020 to Delhi with his wife and 3 children, one son age 5 years, twin daughters age 2 years। तो जो मिस्टर डी है वो 25 दिसंबर को अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ बाहर गया। जो एक बेटा है वो 5 साल का है और ट्विन डॉटर्स है, दोनों 2 साल की है। They went by flight, economy class, and total cost of tickets reimbursed by his employer was 60,000। वो इकोनॉमी क्लास से गया था और उसका एम्प्लॉयर से वो कितना रुपया वापस ले लिया, 60,000 वो वापस ले लिया। 45,000 फॉर एडल्ट एंड 15,000 फॉर द 3 माइनर चाइल्ड। 45,000 हस्बैंड वाइफ के लिए दिया गया और 15,000 उसको बाकी तीनों बच्चों के लिए दे दिया गया। पर उसको लीव ट्रैवल कंसेशन में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, इसके लिए लिखो। देखो मैक्सिमम यहाँ पे 2 बच्चों के लिए मिलता है, पर ट्विन डॉटर को हम लोग एक ही डॉटर अज्यूम करते हैं। मतलब पता होना चाहिए कि ऐसे 2 ही बच्चों के लिए मिलता है। पर अगर एक पर अगर ट्विंस हुआ है तो उसको एक ही कंसीडर करते हैं, तो ये बात लिख लेते हैं। मिस्टर डी कैन अवेल, वो तीनों बच्चों के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। और हॉलीडे इंडिया में ही था। इसमें बाहर का, आउटसाइड इंडिया का छुट्टी कवर नहीं होता है। अगर बाहर में कहीं घूमने गए हैं
मतलब इंडिया के बाहर घूमने गए हैं तो एग्जेम्पशन अवेल नहीं कर सकते, पर वो इंडिया के अंदर ही घूमने गया था, द हॉलीडे बीइंग इन इंडिया। उसके बाद और वो एयर से ट्रैवल किया है, इकोनॉमी क्लास से। ठीक है, तो द एंटायर रीइंबर्समेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, ऐसे सिर्फ दो बच्चों के लिए मिलता है, पर यहाँ पे एक जन ट्विन था इसलिए उसे एक ही बच्चा कंसीडर किए। दूसरा, इंडिया के अंदर ही वो घूमने गया था और एयर के थ्रू गया था इकोनॉमी क्लास से, इसलिए जितना भी एम्प्लॉयर उसको दिया है 60,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन में एलटीसी में क्या है, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज लीव ट्रैवल अलाउंस। इट इज अ टाइप ऑफ अलाउंस विच इज गिवन टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर हु कवर हिज ट्रैवल एक्सपेंस व्हेन ही इज ऑन लीव विथ फैमिली। यहाँ पे जब भी कोई एम्प्लॉय अपना फैमिली के साथ बाहर जाता है तो ये जो एम्प्लॉयर उसका खर्चा उठाता है उसको कहते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस। यहाँ पे फैमिली के साथ गया है मतलब क्या, फैमिली का डेफिनेशन है स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, पर डिपेंडेंट होने चाहिए, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी हैं पर वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद है वी ब्लॉक LTA block years are block of 4 years created by Income Tax Department where exemption can be claimed twice during each block period. Block period मतलब क्या होता है, 4 साल में हम कोई भी 2 बार घूमने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बार घूमने जाएंगे, रूल है अगर हम घूमने जा सकते हैं पर मेरे को एग्जेम्पशन कितनी बार मिलेगा, सिर्फ 2 बार। अगर हम 4 साल में 3 बार चले गए हैं तो 1 बार का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सोचो मैं 4 साल में 3 बार घूमने गए तो 2 बार मेरे को, तीनों बार मेरा बॉस पैसा दे दिया था पर 2 बार का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जब थर्ड टाइम लेंगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 4 साल में 1 बार एग्जेम्पशन, 2 बार ही घूम सकते हैं। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, मैक्सिमम एग्जेम्पशन फॉर लीव ट्रैवल अलाउंस कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, exemption only for travel fare, not for conveyance accommodation etc। यहाँ पे हमको एग्जेम्पशन कितने अमाउंट का मिलेगा, मेरा जितना खर्चा हुआ है वो पूरा का मिल जाएगा, पर मेरे को सिर्फ ट्रैवल फेयर का ही मिलेगा, मतलब फ्लाइट से जा रहे हैं तो सिर्फ फ्लाइट का ही मिलेगा। वहां पे उतर कर हम कोई अगर गाड़ी लेकर होटल गए हैं उसका नहीं मिलेगा, वहां जो होटल में रह रहे हैं उसका नहीं मिलेगा, और एक्सेट्रा मतलब फूडिंग और कोई भी फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, एमिनिटीज एंजॉय कर रहे हैं, उसका नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ ट्रैवल फेयर का बात हो रहा है। फैमिली यहाँ पे क्या है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, maximum 2 children who born after 1/10/98। तो यहाँ पर 2 बच्चों का ही बात हो रहा है, मैक्सिमम 2 बच्चे, जो वहां पे बोले थे ट्विंस को हम लोग एक ही कंसिडर कर लिए, और बच्चे 1/10/98 के बाद के बॉर्न हुए हुए रहने चाहिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द चिल्ड्रन born बिफोर 1/10/98। इट इज एप्लीकेबल व्हेन ट्विंस born आफ्टर वन चाइल्ड। अगर एक चाइल्ड के बाद, जैसे एक चीज हम इसमें क्लियर कर रहे हैं, अगर उसकी ट्विंस डॉटर पहले होती, ट्विंस डॉटर 5 साल की होती और बेटा 2 साल का होता, तब हम ट्विंस डॉटर को ही दो बच्चा कंसीडर कर लेते। पर अगर एक बच्चे के बाद दो ट्विंस हुई है तो उस ट्विंस को एक ही कंसीडर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पहले मेरा ट्विंस हो गया है
तो वो 2 बच्चा ही काउंट हो जाएगा, उसके बाद हम बेटे को काउंट नहीं करेंगे। पर मैम अगर पहले बेटा हो गया है, हाँ बोलो। मैम तो फिर इसके बाद हम लोग को बोल रहा है पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर जो का भी मिलेगा वो डिपेंडेंट होने चाहिए। कंडीशन क्या है? एक्चुअल जर्नी शुड बी देयर। ऐसा नहीं हम सिर्फ टिकट कटवाए थे पर ट्रैवल नहीं किए, किसी रीजन से हम गए नहीं, तो क्या ट्रैवल फेयर का ले सकते हैं? नहीं, हमको एक्चुअली जर्नी करना पड़ेगा। ओनली डोमेस्टिक ट्रैवल इज कंसिडर्ड, जो हम अभी सम्स में बोले सिर्फ इंडिया का ही मिलेगा, इंडिया के बाहर का घूमने का नहीं मिलेगा। कौन कौन सा एक्सपेंस कवर है? अगर एयर से जा रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमी क्लास का ही मिलेगा, अगर बिजनेस क्लास से जा रहे हैं तो उसका नहीं मिलेगा, हम लोगों को सिर्फ इकोनॉमी क्लास का मिलेगा। अगर रेल से जा रहे हैं तो सिर्फ ओनली एसी का मिलेगा। फर्स्ट क्लास फेयर इज एग्जेम्प्ट, फर्स्ट क्लास तक एग्जेम्प्ट है, अगर उसके मतलब और कोई का नहीं मिलेगा। एसी का सिर्फ मिलेगा से क्या मतलब है? अगर स्लीपर क्लास से जा रहे हैं तो नहीं मिलेगा, सिर्फ एसी का मिलेगा फर्स्ट क्लास फेयर का। If the origin and destination spot of journey are connected by rail, but journey is performed by road transport and not by air or rail, the AC first class rail fare is exempt. अगर हम जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां पे रेल से भी जा सकते हैं, मतलब ट्रेन से जा सकते हैं, पर हम क्या किए? हम रोड ट्रांसपोर्ट ले लिए, गाड़ी ले लिए, और एयर से भी नहीं गए, रेल से भी नहीं गए, हम क्या किए? गाड़ी ले लिए, रोड ट्रिप कर दी। तो उसका वहां जाने का जो रेल का फेयर था मेरे को उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सोचो ट्रेन से जाने का कहीं पे फेयर होता है 5000 रुपीज, पर हम क्या किए? हमको रोड बाई रोड जाना था, रोड से जाने में मेरा 8000 रुपया लग गया। पर अगर हम वहीं पे ट्रेन से जाते, एसी के फर्स्ट क्लास से जाते, तो भी मेरा 5000 लगता। पर वो क्या किया? वो रोडवेज से गया, तो उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? सिर्फ एसी के फर्स्ट क्लास का ही फेयर का एग्जेम्पशन मिलेगा, रोड से जाने का खर्चा नहीं मिलेगा। फिर है इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 में बोल रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव्ड बाय मिस्टर जी। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जब डिफरेंट जगह पर ट्रीटमेंट कराते हैं तो सारा पैसा ऑफिस से ले लेते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं बहुत लोग उसको भी ऑफिस से रीइंबर्स करवा लेते हैं, पर क्वेश्चन है किसके लिए करवाएंगे तो मिलेगा और कहाँ करवाएंगे तो मिलेगा। मतलब जाकर कहीं पर भी अपना इलाज करवा लेंगे और पैसा ले लेंगे, किसी का भी इलाज करवा के पैसा ले लेंगे? डेफिनेटली नहीं। तो इसमें बोल रहा है, सारा केसेस दे दिया है। मेडिकल प्रीमियम फॉर इंश्योरिंग हेल्थ, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 7000। ट्रीटमेंट किया है मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर से करवाए, 5000 खर्च हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए, 25000 खर्च हुआ। अब जी अपने ग्रैंडफादर का प्राइवेट क्लिनिक में चेकअप कराया, 12000 खर्च हुआ। जी की मदर जो डिपेंडेंट थी और सीनियर सिटीजन भी थी, वो एक फैमिली डॉक्टर से चेक कराई, 8000। तो ऐसे डिफरेंट केसेस है, पहले सारा लिख लेते हैं, लिखने से ही आंसर पता चल जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 12। पीवी मतलब परक्यूजिट वैल्यू, पीवी मतलब परक्यूजिट वैल्यू। सबसे पहले इसमें क्या है? अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल प्रीमियम पेड। जी ने मेडिकल प्रीमियम पे किया था 7000 रुपया, ठीक है। याद रहे मेडिकल प्रीमियम पेड को हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बोलते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड में 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है। अगर प्रीमियम भर रहे हैं हम, तो मेरे को अगर वो पैसा ऑफिस से मिल जाता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो इसलिए नील। दूसरा हम लोगों को दिया था ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। अगर अपने फैमिली डॉक्टर से चेकअप कराए थे तो 5,000 मेरा खर्च हुआ था, पर इसका रीइंबर्समेंट लेंगे तो कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देता है ये लोग? क्योंकि फैमिली डॉक्टर से तो हम ऐसे भी प्रेस्क्रिप्शन बनवा सकते हैं, क्योंकि मेरा फैमिली डॉक्टर है, और बोल सकते हैं लिख दीजिए कि मेरा बहुत खर्च हो गया था, तो वो फैमिली डॉक्टर है, लिख देगा, इसलिए फैमिली डॉक्टर का कंसिडर नहीं करता। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसमें हम लोग का कितना खर्च हुआ? 25,000। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेफिनेटली कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज। किसी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में जाकर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मेरा कितना खर्च हो रहा है? 25,000। तो प्राइवेट क्लिनिक में किसी के दिखाने का कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर। अभी हम 2 मिनट पहले बोले फैमिली डॉक्टर से दिखाने का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा 8,000। फैमिली डॉक्टर, प्राइवेट क्लिनिक, ये सब का नहीं मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मिलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस पेड तो मिलेगा ही। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज सिस्टर। ये अपना चेकअप कराई है नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम में भी कराने का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर। ये तो कहाँ चेकअप कराया है ये भी नहीं बताया है, ऊपर से जी इंडिपेंडेंट है। हाँ, अब रॉड में उसका खर्च हुआ था 50,000। ये वाला ध्यान से सिर्फ समझ लो। इंडिया का फिक्स है, हम लोग को सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चेकअप कराने का एग्जेम्पशन मिलता है, इंडिया का फिक्स है, याद कर लो। और कहीं पर भी इंडिया में चेकअप कराएंगे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो, फैमिली डॉक्टर हो, नर्सिंग होम हो, कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप कराएंगे तो ही मिलेगा। दूसरा बात, इंडिया के अगर बाहर जाते हैं तो मेरा खर्चा कितना हुआ है पहले पूरा वो लिख लेंगे। मेरा खर्चा ट्रीटमेंट में हुआ था 50,000, और वहां जाने आने में खर्चा, वहां रहने में खर्चा हो गया था
सिर्फ एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड ऑफ द पेशेंट, सिर्फ पेशेंट के रहने का तो 80,000 उसका टोटल खर्च हुआ, पर आरबीआई कितना परमिट कर रहा है? आरबीआई परमिट कर रहा है 75,000, तो स्पेसिफाइड लिमिट बाय आरबीआई। अब इन सबको प्लस कर देंगे। क्या हाँ, करें अब, ये मतलब अभी के टाइम ऐसा ही। इलस्ट्रेशन, हाँ, illustration 13. Mr. C is a finance manager in ABC Limited. The company has provided him with rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. ये बात बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात तो हम डिफरेंस बता देते हैं अलाउंस में और परक्यूजिट में। अलाउंस का मतलब होता है जहां हम लोग को पैसा मिलता है कंपनी से, पर परक्यूजिट का मतलब होता है जहां इन काइंड मिलता है हमें। मतलब सोचो, हम एक भाड़े के घर में रहते हैं, तो उसका भाड़ा का पैसा मेरे को मिल जाता है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। पर मेरे को कंपनी की तरफ से घर ही मिल गया है, दैट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर मेरे को, हम कहीं ट्रैवल करते हैं और मेरे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है, मतलब पैसा मिल जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पर मेरे को कंपनी की तरफ से कार ही मिल गया है, दैट इज परक्यूजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। तो पैसा मिलना, पहले हम खर्च किए फिर वो बाद में पैसा ले लिए, दैट इज अलाउंस। मेरे को कंपनी अगर वो सामान ही दे दिया है, दैट इज परक्यूजिट। तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। यहाँ दिया है रेंट फ्री एकोमोडेशन, मतलब हम लोगों को कंपनी की तरफ से घर मिल गया है। तो अभी ये टैक्सेबल कैसे होगा? तो जब भी हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन देखेंगे, पहला सवाल खुद से पूछेंगे कि ये घर एम्प्लॉयर का खरीदा हुआ है या एम्प्लॉयर खुद भी किसी से रेंट में लेके हम लोगों को दिया है। सोचो, तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो, हम तुम लोग को एक एक घर दे दिए, तो तुम लोग को ये जानना है पहले कि ये मैम का खुद का खरीदा हुआ घर है कि मैम भी ये घर किसी से लेकर हम लोग को दी है। तो अगर तुम लोग का आंसर आता है कि ये इसका खरीदा हुआ घर है, मतलब ओन्ड है इसका ये घर, तो टैक्सेबल कैसे होगा? जिस सिटी में घर दिए हैं उस सिटी का पॉपुलेशन देखो। उस सिटी का पॉपुलेशन अगर हम लोग देखेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि कैसे टैक्सेबल है। जैसे एक सेकेंड, हाँ, तो जब भी रेंट फ्री अकोमोडेशन आरएफए का सम होगा, देखेंगे वो घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस सिटी का पॉपुलेशन देखेंगे। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, तो तुम्हारे सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक है, तो तुम लोगों के सैलरी का 10% टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर तुम लोग को जिस सिटी में घर मिला है वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि अलाउंस में हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अलाउंस कितना एग्जेम्पशन होगा, कितना टैक्सेबल होगा, वो निकाल पाते हैं। पर यहाँ हम तुम लोगों को घर दे दिए हैं, तो कैसे अमाउंट को टैक्सेबल करेंगे? तो इस रूल से करेंगे। अब अगर घर मेरा खुद भी भाड़ा में लिया हुआ है, तो हम जो भाड़ा पे करते हैं या फिर तुम्हारे सैलरी का 15%, दोनों में जो लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब ये कर लेने के बाद देखेंगे ओनर हम लोगों को फर्निश्ड घर दिया है कि अनफर्निश्ड घर दिया है। अगर अनफर्निश्ड घर दिया है तो एक्स्ट्रा और कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। पर अगर फर्निश्ड घर दिया है, मतलब फर्नीचर, एसी, ये सब लगा कर दिया है,
तो देखेंगे वो सब ओनर का खरीदा हुआ है कि खुद भी वो भाड़ा में लेकर दिया है। अगर ओनर का खरीदा हुआ एसी है तो एसी का ओरिजिनल कॉस्ट का 10% टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर भाड़ा में लेके दिया है तो वो जो हायर चार्जेस पे कर रहा है वो चार्जेस मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है अनफर्निश्ड घर है तो एक्स्ट्रा और कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। मुंबई में है मतलब 25 लाख से ज्यादा ही पॉपुलेशन होगा, पर जानना है वो खरीदा हुआ था या नहीं। बेसिक सैलरी है 6,000, डीए है 2,000, 30% फॉर्मिंग पार्ट है, बोनस है 1,500 पर मंथ। Even though the company allotted the house to him on 1/4/20, he occupied the same only from 1/11/20। उसको वो घर मिल गया था 1 अप्रैल को, पर वो उसमें रहना कब शुरू किया था? 1 नवंबर को। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ओनर का खरीदा हुआ था या नहीं, तो लॉजिकली देखो अगर भाड़ा में लेके वो घर देता तो यहाँ पे रेंट अभी दिया हुआ होता। कोई रेंट दिया हुआ नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर का खरीदा हुआ घर था। खरीदा हुआ घर था तो हम लोग टैक्सेबल कैसे करेंगे? सिटी का पॉपुलेशन देखेंगे। मुंबई है तो डेफिनेटली 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगा, तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। और इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, पूरा रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पे सैलरी का मतलब सब कुछ है, जितना कुछ दिया रहता है। तो पहले सैलरी निकाल लेंगे। बेसिक सैलरी इसमें था 6,000 पर मंथ, पर एक बात याद रहे, वो घर प्रोवाइड हो गया था उसको 1/4 मतलब 1 अप्रैल को, पर वो रहना शुरू किया था 1 नवंबर से, तो उसका टैक्स भी लगेगा 1 नवंबर से। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी में बेसिक सैलरी लेंगे 6,000, पर नवंबर से अगर रहना शुरू किया है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 5 महीना। डीए कितना था? डीए था 2,000 पर मंथ, पर उसका सिर्फ 30% ही फॉर्मिंग पार्ट था, और वो भी सिर्फ 5 महीने के लिए लगेगा। उसके बाद बोनस था, बोनस भी 1,500 इंटू 5 लगेगा। ये कार वाला जो है, जिस रोमन 3 में हम लोग को बोल रहा है
As per the scheme of the company, he was offered a car which was purchased on 30 January 2018 by the company for rupees 5 lakh. बोल रहा है कंपनी उसको एक कार दिया है, अपना एम्प्लॉय को एक कार दिया है जो कंपनी खुद खरीदा था 30 जनवरी 2018 में 5 लाख रुपीस में। वो कार एम्प्लॉय को कंपनी दे दिया है। कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार। वो इस कार को उसको ऐसे ही फ्री में नहीं दिया, इस कार के लिए कंपनी उससे 2 लाख रुपया ले लिया। कंपनी डेप्रिशिएट्स द व्हीकल एट द रेट ऑफ 15% ऑन एसएलएम। कंपनी डेप्रिसिएशन कितना लगाती थी कार के ऊपर? 2 लाख का, 15% का। तो ये वाला केस किसके जैसा नजर आएगा? देखो, अगर मूवेबल एसेट है और उसको यूज करने के लिए दिया है या फिर ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कंपनी एम्प्लॉय को अपना एसेट बेच दिया है, तो ये वाला देखो, जब भी ये इंफॉर्मेशन सब में मिलेगा कि एम्प्लॉयर कोई सामान खरीदा था, मतलब कार खरीदा था और उसको 2-3 साल उसको ऐसे एम्प्लॉय को दे के रखा था यूज करने के लिए, पर ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया था, उसके लिए वो उससे कुछ पैसा लिया था। जब भी हम तुमको कोई सामान दे और उसके लिए पैसा ले ले तो इसको सेल कहते हैं। तो कंपनी ने अपना एक मूवेबल एसेट, कार एक मूवेबल एसेट है और कार कंपनी उसको बेचा है पूरा प्रॉपर 2 लाख रुपया लेकर। तो इसमें 3 टाइप का एसेट है, एक लैपटॉप और कंप्यूटर, एक मोटर कार, बाकी कोई भी अदर चीज जैसे फर्नीचर एंड ऑल। लैपटॉप और कंप्यूटर अगर कंपनी उसको बेचा है तो 50% डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर कार बेचा है तो 20% डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन लगाएंगे और कोई अदर एसेट बेचा है तो 10% एसएलएम में लगाएंगे। ये डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसका मतलब, देखो कंपनी खुद कितना डेप्रिसिएशन लगाती थी वो टैक्स का मैटर नहीं है, टैक्स में जो रिटेन है वही टैक्स हम लोग को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितना लगाता था ये हम लोग का लुकआउट नहीं है, वो खुद कितना टैक्स लगाता था? 15% एसएलएम में। बट टैक्स के हिसाब से अगर कोई कंपनी अपना कार सेल कर दिया है एम्प्लॉय को तो उसका आज रियल वैल्यू निकालना होगा। वो उसको 2 लाख में बेचा, पर ये देखना है जब वो उसको कार बेच रहा था तो कार का रियल में वैल्यू कितना था। अब ये निकालने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। तो वो क्या डेप्रिसिएशन लगाता था वो यूजलेस है। हम लोग को लर्न रखना है कार के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन है ऑन डब्ल्यूडीवी, ठीक है। इफ द एम्प्लॉय हैज पेड एनी अमाउंट फॉर द यूज ऑफ मूवेबल एसेट देन दैट अमाउंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परक्यूजिट वैल्यू। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना पड़ेगा कार का आज वैल्यू कितना था, वो कार खरीदा कब था, कंपनी खुद कितने में खरीदा था? 30 जनवरी 2018 में। 5 लाख में कंपनी खुद उस कार को खरीदा था। डेप्रिसिएशन कब होता है? डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग देंगे 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद मतलब तो 30 जनवरी 2019 में कार का वैल्यू था 4 लाख। फिर इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे 31 2020 में। 20% ऑन डब्ल्यूडीवी है तो 4 लाख के ऊपर 20% देंगे, दैट इज 80,000। वो उसको ये कार बेचा कब है? वो उसको ये कार अभी 2021 में बेचा है। एक बार हम लोग डेट कंफर्म कर लेते हैं। वो इसको ये कार, कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार।
ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हाँ, वो रिटायर हुआ है 31/2021 में, मतलब इस दिन सारा चीज हो रहा है। इस दिन कार बेचा है 31/2021 में। जिस दिन वो उसको ये कार बेचा उस दिन इस कार का वैल्यू था कितना, 2,56,000, पर वो उसको ये कार कितने में दे दिया, 2 लाख में। तो एम्प्लॉय को 2,56,000 का कार 2 लाख में मिल गया, तो इस हिसाब से 56,000 का एम्प्लॉय को फायदा हो गया वो कार एम्प्लॉयर से खरीदने से। तो यहाँ पे